हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 3 खनिज एवं शक्ति संसाधन जो टॉपिक है उसके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने बच्चों एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ा। जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे जल विद्युत के बारे में पढ़ा और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो सौर ऊर्जा के रूप में पढ़ा। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, भारत के अंदर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है वो गुजरात राज्य में किया जाता है। नोट करके याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कहां पर होता है बच्चों? गुजरात राज्य में, याद रखना। ठीक है बच्चों, और आज हम सौर ऊर्जा से आगे जो हमारा टॉपिक है पवन ऊर्जा, जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में मुख्य रूप से अपनी भागीदारी निभाता है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। पवन ऊर्जा का मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपको जानना है। पवन ऊर्जा का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों वो है कि बहती हुई पवन के माध्यम से ऊर्जा का प्रयोग करके ऊर्जा की जो खपत हो रही है या ऊर्जा की जो वर्तमान में कमी हो रही है उसको पूरा करना है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पवन के माध्यम से ऊर्जा कैसे बनाई जाती है। जैसे आपने कभी इस प्रकार से कहीं जगह पर इस प्रकार पवन चक्की स्थापित करते हुए देखा होगा, जिसके ऊपर इस तरह एक मोटर लगी होती है बड़ी सी, और इस मोटर के आगे इसका क्या लगा होता है? पंखा लगा होता है। क्या लगा होता है? पंखा होता है। और ये जो पंखा होता है वो वायु के समांतर होता है, और जब ये वायु तेज गति से चलती है तो ये पंखा घूमने लगता है। क्या करने लगता है? ये पवन मान लो, और इसे पवन चक्की का रूप है ये। जब ये पवन चलेगी तो ये पंखा घूमने लगेगा, और पंखा घूमने के कारण यहाँ पर एक अपन का एक जनरेटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जनरेटर। और पंखे के घूमने के कारण जो यांत्रिक ऊर्जा बनी, कौन सी बनी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा बनी, वो जनरेटर इसके अंदर ले लेता है और फिर इसी यांत्रिक ऊर्जा को उन्हें किस रूप में परिवर्तन करता है? विद्युत ऊर्जा में। किस में कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। उसी को हम क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा या हवा के द्वारा बनी हुई ऊर्जा। तो याद रखना, इस प्रकार की जो पवन चक्कियां है वह ज्यादातर कहां लगती है? तटीय क्षेत्र और पर्वतीय घाटियों के प्रदेशों में। पर्वतीय घाटियों के प्रदेशों के अंदर ये पवन चक्कियां स्थापित की जाती हैं, और बहती हुई जो पवन होती है उसको उपयोग करके विद्युत का निर्माण किया जाता है। अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पवन ऊर्जा एक असमाप्य ऊर्जा स्रोत है। जिस प्रकार सौर ऊर्जा एक असमाप्य ऊर्जा का भाग था, उसी प्रकार बच्चों पवन ऊर्जा भी क्या है? असमाप्य, मतलब कभी समाप्त ना होने वाली ऊर्जा है। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य जो पृथ्वी के सम्मुख होता है, उसी प्रकार पवन भी पृथ्वी के ऊपर चलती रहती है, और पूरे वर्ष कई वर्षों से ये प्रक्रिया चलती आ रही है और आगे भी ये चलती रहेगी। इसीलिए पवन कभी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हुई हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, और पवन चक्की में तेज गति से चलने वाली जो है हवाएं हैं, जो इस पवन की जो चक्की का मतलब इस पंखे को क्या करती है? घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी हुई होती है। और जो विद्युत उत्पादन करने के लिए पीछे किससे जुड़ी होती है? जनरेटर। ये ना मैंने अभी बताया था, जनरेटर। ये जनरेटर से जुड़ी हुई होती है, और इस जनरेटर से जुड़ी होने के कारण जो
चक्र जो हमारा पंखा था, जो पवन चक्की का, वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें भेज रहा था? जनरेटर के अंदर। और जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को ग्रहण करके उसे किसमें परिवर्तन कर रहा था? विद्युत ऊर्जा में। किसमें कर रहा था? विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्र और पर्वतीय घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहां स्थापित किए जाए। और पवन चक्कियां हैं या पवन चक्कियों से कोई भी प्रकार के जो उपकरण है मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। एक तो है तटीय क्षेत्र और दूसरे पर्वतीय घाटी क्षेत्र। क्यों? कि वहां पर वर्ष भर लगातार समांतर रूप से वह पवनें चलती रहती है, जिसके कारण ऊर्जा की प्राप्ति हम आसानी से कर सकते हैं। इसी कारण बच्चों ये तटीय क्षेत्र और घाटी क्षेत्र के अंदर पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। अगला बिंदु, पवन विश्व में पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में स्थापित है। विश्व के अंदर इन सारे जो देश हैं उनके अंदर पवन चक्कियों के द्वारा ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो बच्चों अब मानचित्र के माध्यम से समझते हैं कि विश्व के अंदर पवन चक्कियों के द्वारा ऊर्जा का जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से कौन कौन से देशों के अंदर किया जाता है। तो मानचित्र से माध्यम से जब हम इसको समझेंगे तो आसानी हो जाएगी कि उन क्षेत्रों को पहचाना जहां पर पवन चक्कियों के द्वारा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और ऊर्जा के निर्माण के माध्यम से ही हम पता लगा सकते हैं कि विश्व के अंदर और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर पवन चक्की स्थापित करने से ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। सबसे पहले बताया गया है नीदरलैंड। तो लगभग यहां पर आया हुआ है नीदरलैंड। कौन से महाद्वीप का देश है बच्चों? यूरोप महाद्वीप का। यूरोप महाद्वीप का देश है नीदरलैंड। फिर है डेनमार्क, जर्मनी यहां पर आई हुई है। यह भी कौन से महाद्वीप का है? यूरोप महाद्वीप का। फिर आपके डेनमार्क, जर्मनी के पास भी है डेनमार्क। यह भी कौन से महाद्वीप का है? यूरोप महाद्वीप का। ठीक है। फिर यूके, यहां पर एक द्वीपीय राष्ट्र है, इसका नाम है यूके। यूके का पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम भी कह सकते हैं, इसे इंग्लैंड भी कह सकते हैं, इसे ब्रिटेन भी कह सकते हैं। एक ही देश है, इसके नाम तीन से जानते हैं। यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर यूएसए यहां पर आया हुआ है। यूएसए, यदि आपको यूएसए का पूरा नाम देखना है तो यूएसए का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए का पूरा नाम है। फिर है स्पेन। ठीक है। तो स्पेन, इन सभी क्षेत्रों के अंदर से क्या अपन के जो पवन विद्युत है उसका उत्पादन किया जाता है। और भारत के अंदर यह आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा जो पवन ऊर्जा है भारत के अंदर, भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन, भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन पूछे बच्चों तो याद रखना तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु के अंदर किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो अब हम अगले बिंदु की बात करें। पवन ऊर्जा के लाभ। अब पवन ऊर्जा से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? पहला, प्रदूषण मुक्त। यदि हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, इन तीन की बात करें तो इन तीनों की तुलना में यदि अपन देखें तो पवन ऊर्जा के अंदर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। सिर्फ एक प्रदूषण थोड़ा सा होता है, वो है ध्वनि प्रदूषण। बाकी जलीय प्रदूषण नहीं होता है, वायु प्रदूषण नहीं होता है, मिट्टी प्रदूषण नहीं होता। सिर्फ एक प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण। इसलिए इनको किसी क्षेत्र
जो निवास क्षेत्र है उनके पास स्थापित ना करके तटीय क्षेत्र और कौन से क्षेत्र में स्थापित करते हैं, घाटी क्षेत्र में। तो इसी कारण से ध्यान में रखते हुए इनको प्रदूषण मुक्त भी माना गया। सुरक्षित और साफ, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत, और एक तो सुरक्षित है और दूसरी एकदम साफ विद्युत प्राप्त होती है। और इनको यदि एक बार स्थापित कर दिया जाए तो उसके बाद हमें इस पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, एक बार इस पर खर्चा आता है। फिर इससे क्या होती है कि ऊर्जा है वो लगातार बनती है, जिसके कारण हम ऊर्जा की खपत होती है, जो हमारी खपत के अनुसार ऊर्जा कम पड़ती है, इस ऊर्जा का प्रयोग करके हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे इसकी लागत क्या आती जाएगी, कम होते हैं। प्रारंभ में लागत अधिक आएगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी लागत क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और उत्पादन बढ़ता जाएगा। अब है पवन ऊर्जा की हानियां। अब पवन ऊर्जा की हानि, पहले ध्वनि प्रदूषण। जब पवन चक्की का जब पंखा चलता है, जब तेजी से घूमता है, तो उस घूमने के दौरान इसके अंदर क्या आती है, आवाज आती है, जो आसपास के क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। और आपको मालूम है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, ये सब किसके रोग हैं, ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले रोग। फिर पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है। देखो, यदि अपन पवन ऊर्जा को प्राप्त करना है तो पवन चक्की स्थापित करनी पड़ेगी। इस पवन चक्की जो स्थापित करना भारत के प्रत्येक नागरिक के हाथ में नहीं है। क्यों? कि भारत के प्रत्येक नागरिक इतना संबल नहीं है कि इतना पैसा खर्च करके पवन चक्की को स्थापित कर दे, क्योंकि पवन चक्की को स्थापित करने के लिए बहुत अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सभी जगहों पर स्थापित नहीं हो सकती और भारत का प्रत्येक नागरिक इसको स्थापित नहीं कर सकता। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान। आपने देखा होगा, रेडियो और दूरदर्शन जो होते हैं वो तरंगों के माध्यम से चलते हैं। चैनल किससे चलते हैं? तरंग। और जब वायु चलती है तो ये पंखा घूमता है ना, तो पंखे घूमने से उन वायु के अंदर जो तरंगे होती है वो कट जाती है। क्या होता है? कट जाती है। इस कारण से जो रेडियो और दूरदर्शन के जो प्रसारण है, उन चैनल कभी कभी जो खराब हो जाते हैं, या फिर वो टीवी के अंदर दिखाई नहीं देते, या फिर अपन उपग्रह के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जो सिग्नल हमारी धरती पर भेजते हैं। पक्षियों के लिए हानिकारक। आपने देखा होगा, जब तेजी से पवन चक्की का पंखा घूमता है तो उस पंखे के घूमने के कारण जो पक्षी उस पंखे के संपर्क में आ जाते हैं, तो वो पक्षी उस पंखे के संपर्क में आ जाने के कारण वो कट जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे उनको बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। तो आपने देखा बच्चों, पवन चक्की से कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं। तो आपने देखा कि पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन कैसे किया जा सकता है। अब हम देखते हैं अगले बिंदु को। अब लेते हैं हम बच्चों परमाणु ऊर्जा। देखो बच्चों, परमाणु ऊर्जा का दूसरा नाम यदि पूछे तो कह सकते हैं हम आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा जिसमें थोरियम है, यूरेनियम है, इल्मेनाइट है, बेरिलियम है, ये सारे जो खनिज होते हैं, इनको जब विखंडन किया जाता है और उसके माध्यम से जो ऊर्जा बनती है, उसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आणविक या परमाणु ऊर्जा। वापस सुन लेना, जब थोरियम, यूरेनियम, इल्मेनाइट और बेरिलियम जैसे खनिजों को विघटन किया जाता है और विघटन के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। यदि आपसे बच्चों पूछ ले कि परमाणु ऊर्जा है
वो कैसे प्राप्त की जाती है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि रेडियो सक्रिय तत्व कौन कौन से हैं? यूरेनियम और थोरियम। इन दोनों तत्वों का परमाणु के केंद्र के अंदर संग्रहित कर से की हुई जो ऊर्जा है उसको प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा। ये पदार्थ नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और यूरेनियम और थोरियम इल्मेनाइट ये सारे क्या है? नाभिकीय विघटन से गुजरकर आगे के प्रोसेस में जाते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब यूरेनियम और थोरियम पदार्थों का नाभिकीय विघटन किया जाता है तो उससे क्या निकलती है? ऊर्जा। उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जब रेडियो एक्टिव तत्वों यूरेनियम और थोरियम का नाभिकीय विघटन किया जाता है तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको याद रखना है आपको कि परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद यूरोप महाद्वीप के जो देश है वो। अगला बिंदु देखते हैं, भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। और भारत के अंदर कहां पर पाया जाता है? राजस्थान और झारखंड। कौन से दो क्षेत्र है? राजस्थान और झारखंड के अंदर किसके विशाल निक्षेप पाए गए? यूरेनियम। और राजस्थान के अंदर कहां पर पाया जाता है यूरेनियम के भंडार? ज्यादातर उदयपुर के अंदर। कहां पर देखने को मिलता है बच्चों? उदयपुर के अंदर। अगला बिंदु, थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। नोटेड द पॉइंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। क्यों? क्योंकि थोरियम जो आणविक खनिज है वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है? केरल के अंदर। किस राज्य में पाया जाता है? केरल के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? मोनोजाइट बालू के अंदर। किसमें? मोनोजाइट बालू के निक्षेप के अंदर केरल राज्य में थोरियम की प्रधानता मिलती है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलमकम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक के अंदर केगा प्रमुख है। और ये भारत तथा भारत के अलावा जो विश्व के जो अलग अलग जो क्षेत्र है वहां पर परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है। लेकिन भारत के अंदर मुख्य रूप से परमाणु संयंत्र कहां पर है? महाराष्ट्र है, राजस्थान है और कर्नाटक है, तमिलनाडु है। ये सारे जो क्षेत्र है वो भारत के महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में स्थापित किए गए। अब विश्व के अंदर सबसे ज्यादा परमाणु ऊर्जा कहां होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये याद रखना बच्चों, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका है और साथ में कौन है? यूरोप। अब आप पूछ ले, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित हुआ? तो याद रखना, महाराष्ट्र तारापुर। महाराष्ट्र तारापुर के अंदर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा। भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो इसकी बात करें तो ये लगा राजस्थान के अंदर कोटा। किसके सहयोग से लगा था? कनाडा देश के सहयोग से। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आपको भी याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफी बार पूछ लेते हैं भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर या भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो आपको पता ही है जो भारत का दूसरा है वो राजस्थान का क्या है? पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र।
और आपको ये भी मालूम है बच्चों कि भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना बहुत ही कम हुई है। अब हम ये ले रहे हैं भारतीय नक्शे के माध्यम से भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर कौन कौन से परमाणु संयंत्र स्थापित हैं। पहला यहाँ पर देखते हैं, इसका नाम है आपको राज्य का उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा है बच्चों? नरोरा, याद रखना। फिर यहाँ पर कौन सा है आपका? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर बच्चों कौन सा है? कोटा के अंदर रावत भाटा संयंत्र है, ठीक है, जो कौन से क्षेत्र में लगा हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध के पास। अब आपसे पूछ ले राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर जो बांध है वो चित्तौड़गढ़ के पास स्थित है, ठीक है, लेकिन ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कोटा के अंदर स्थापित है। अब देखिए राणा प्रताप सागर बांध है वो चंबल नदी के ऊपर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी के ऊपर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और यदि चंबल नदी के ऊपर सबसे बड़ा बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश के अंदर जो मंदसौर जिला है उसके पास स्थित है। और इसके बाद अलावा राजस्थान के अंदर चंबल नदी के ऊपर और एक बांध है जवाहर सागर बांध, जिसकी स्थापना 1960 के करीबन हुई थी। और इसके अलावा एक बैरेज भी है, उसका नाम है कोटा बैरेज, ठीक है बच्चों। अब अपन यहाँ पर है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। गुजरात का है काकरापाड़ा। काकरापाड़ा, ठीक है, ये गुजरात का महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है बच्चों। यहां पर है आपका महाराष्ट्र। यहां पर कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर कौन सा बच्चों? तारापुर। यह भारत का फर्स्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और ये भारत का सेकंड है, लेकिन राजस्थान का फर्स्ट है, याद रखना। फिर यहां पर अपन चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कौन सा है? कलक्कम। तमिलनाडु, ठीक है बच्चों। फिर यहां पर है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर कौन सा है? केगा। कर्नाटक के अंदर कौन सा बच्चों? केगा। यह है भारत के महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसको हमने मानचित्र कौशल के साथ स्थापित किया है। अब हम लेते हैं अगला बिंदु, नाभिकीय ऊर्जा के लाभ। देखो नाभिकीय ऊर्जा है वो अन्य ऊर्जा की तुलना में ज्यादा उष्मा देती है, जिससे हमें ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि आपको पता होगा जब काफी टन कोयले को जलाया जाता है उतनी की उतनी ऊर्जा 1 किलो यूरेनियम या थोरियम जो या परमाणु ऊर्जा की जो तत्व उससे प्राप्त की जा सकती है। इसलिए ये कम खनिज में ज्यादा उष्मा प्राप्त करवाने वाला ऊर्जा का स्रोत है। अब देखो बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये बात अभी हमने कर ली। अब है हानि, खर्चीला। देखो ये जो उद्योग होता है या ऊर्जा उत्पादन करने वाला जो परमाणु संयंत्र है उसको स्थापित करने में भी बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। साथ में बच्चों आपको स्वयं भी मालूम है कि इसके अंदर जो यूरेनियम है, थोरियम है, इल्मेनाइट है, ये सारे जो खनिज लाते हैं उससे भी क्या होता है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है। इसलिए इसे महंगे खनिजों में से एक माना जाता है। रेडियो एक्टिव व्यर्थ में उत्पन्न करना। देखो रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं बहुत ही हानिकारक होते हैं, इसके आणविक कण भी बहुत हानिकारक होते हैं और इसी तरह हम करते रहे तो ये व्यर्थ में उत्पन्न करना बहुत ही जोखिमपूर्ण हो सकता है। तो बच्चों आपने देखा कि भारत और विश्व के अंदर कहाँ का परमाणु ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, कितना हो रहा है, इन सब के बारे में पढ़ा। यदि हम फ्यूचर के अंदर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन प्रक्रिया को अपना ले, परमाणु ऊर्जा की उत्पादन प्रक्रिया को अपना ले तो हमें ऊर्जा
की जो खपत है, जो मांग है, उसकी आसानी से पूर्ति की जा सकती है। और बच्चों, आपको खुद को मालूम होना चाहिए परमाणु ऊर्जा से जो रेडियो एक्टिव तत्व निकलते हैं वो हमारे जीवन और प्राणियों के लिए और मानव जाति के लिए बहुत ही क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो बच्चों, आपने इस वीडियो के अंदर दो महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के बारे में विस्तार के साथ क्या किया है, अध्ययन किया है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर बच्चों हम गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा है, जमारीय ऊर्जा है, बायोगैस है, इन सभी जो बिंदु हैं उनका हम विश्लेषण के साथ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। थैंक यू।